हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं लॉ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर से। वो चैप्टर का चैप्टर 12 है आपका, और उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा कंटेंट है इस वीडियो में मैंने तैयार किया है। खास करके वो स्टूडेंट जो कि ये नहीं समझ पाते हैं कि एफआईआर कैसे होती है, एफआईआर के बाद क्या क्या चीज़ें होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या है और जांच क्या है, यानी कि इंक्वायरी क्या होती है। इन सब के बारे में जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का होगा। तो अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में ताकि मैं पूरा समझा सकूं आपको कि क्या कहता है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो टोटल ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में टोटल जो सेक्शन है वो 154 से लेकर के 154 से लेकर के जो है 176 तक जो है टोटल बताया गया है इस सेक्शन में। लेकिन सारी चीज़ों के बारे में, टोटल सारे सेक्शंस के बारे में इसमें नहीं जानना है। महत्वपूर्ण सेक्शन जो जो है उन सभी सेक्शंस को देख लेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप किसको कहानी के माध्यम से ही समझिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति थाने जाता है और बी के विरुद्ध और बी के अन्य साथियों के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए, और वो थाने में जाकर के थाने के जो अधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष जो हैं या सक्षम जो अधिकारी हैं, उनसे जाकर के उनके बारे में जानकारी देता है बी के बारे में कि उसने मुझे मारा, इस तरह का कुछ भी जो। तो जब इस तरीके की घटना होती है जिसमें यह देखा जाता है कि जो अपराध हुए हैं वो संज्ञेय हुए हैं या नहीं हुए हैं, यानी 3 साल से अधिक की उसमें सजा है या नहीं है, कोई में इस तरीके का जो भी 3 साल से ऊपर की जो भी सजाएं होंगी, उस तरीके का जो भी केस होगा वो सब संज्ञेय में लगभग आते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। और वो जब एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना अध्यक्ष को बोलता है, तो थाना अध्यक्ष इस चीज़ों को बार बार पहले अच्छे तरीके से इस चीज़ को वो समझने का प्रयास करता है कि ये किस मामले में ये अपराध हुआ है। एट फर्स्ट अगर साधारणतः एप्लीकेशन लेकर के कोई व्यक्ति जाता है तो उसके एप्लीकेशन में देखता है, वो थाना अध्यक्ष जो है वो देखते हैं कि इसमें जो बातें कही गई है वो संज्ञेय दृष्टिकोण से संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आते हैं या नहीं आते। यदि आते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाती है। वह 154 के तहत दर्ज किया, सेक्शन 154 के तहत जो है वो दर्ज किया जाता है। यदि असंज्ञेय आते हैं तो उसे भी दर्ज किया जाता है, 155 के तहत उसे दर्ज कर लिया जाता है, उस श्रेणी में उसे रखा जाता है और ऐसे मामले का अन्वेषण किया जाता है। जो असंज्ञेय होते हैं उसको 155 के तहत दर्ज किया जाता है। अब मामला तो दर्ज हो गई थाने में, तो थाना में जब दर्ज हो जाती है, मामला जब दर्ज हो जाता है तो संज्ञेय यदि है, यदि वह मामला क्या है, संज्ञेय है, तो वहीं से इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो जाता है, अन्वेषण आरंभ हो जाता है। पुलिस इंक्वायरी करना आरंभ कर देती है कि अब तो वह इंक्वायरी का जो अधिकार है वो इंक्वायरी के बारे में जो बताया गया है वह 156 में बताया गया है किस प्रकार से इंक्वायरी, और इंक्वायरी की जो प्रक्रिया होगी उसे 157 में बताया गया है। 157 में उसकी प्रक्रिया को बताया गया। ये सारी प्रक्रियाएं जिस समय हो रही होगी, वह प्रक्रियाओं के दौरान में ही रिपोर्ट जो है, एफआईआर की जो कॉपी है वो कहाँ भेजा जाता है, वो कोर्ट भेज दिया जाता है। जिस क्षेत्राधिकार में वो आता है वहां पर कोर्ट में ये कॉपी भेजी जाती है। अब सेक्शन जो है 158 के तहत जो है वहां पर क्या हुआ, कॉपी भेज दिया गया। ये चौथा स्टेप में आता है। जब ये कॉपी भेजा जाता है तब प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभिक जांच की शक्ति कोर्ट को होती है। कोर्ट उस मामले के प्रारंभिक जांच करता है। अगर उसे मामला किस प्रकार से लगता है वो प्रारंभिक स्तर पर उसे जांच करता है। जांच करने के बाद अगर मामला देखा जाता है, अगर किस प्रकार का मामला है, साधारण मामला है या नहीं है, वो वहाँ पर इंक्वायरी पहले स्टेज में कर लेता है। उसके बाद पुलिस को वो अधिकार दे दिया जाता है वहाँ पर से पुनः कि अब आप आगे क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अब जब ये कंडीशन होता है तो जब केस दर्ज हुआ
तो मामला जो है वो सही है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? तो पुलिस जो है उस मामले से जुड़े तथ्यों को ढूंढने लगते हैं, साक्ष्यों को ढूंढने लगते हैं। कोई साक्ष्य तो जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में चोरी हुआ है, तो चोरी हुआ है तो उसके वहाँ पर जाएंगे, वो देखेंगे क्या हुआ है, सामान गायब है वहाँ पर, तो अगल बगल वाले से पूछेंगे इस तरह का। तो वो जहाँ पर कि साक्ष्यों की हाजिरी होना, साक्ष्यों का जो है हाजिरी होना होगा, और उसके बारे में पुलिस द्वारा उन साक्ष्यों का परीक्षण होगा कि वे जो साक्षी हैं इसके बारे में जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा साक्षी है जो इस मामले की तफ्तीश, इस मामले के बारे में बताए कि नहीं हुआ है ऐसा घटना, या कुछ उनको लगे कि जो ये रिपोर्ट लेकर के आया, खुद मैं ही क्यों ना रिपोर्ट लेकर के गया हूँ, तो वो मेरे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करे कि नहीं ये मामला सही है या नहीं है। बात है, तो वह किसके तहत होगा? ये सभी पुलिस द्वारा जो साक्ष्यों का जो परीक्षण है वह 161 के तहत किया जाएगा। ये 5वां स्टेप में आ जाएगा, 5वें चरण में ये पुलिस अब क्या। अब पुलिस जब इस तरह के चीजें करती है तो पुलिस के पास जो भी साक्षी हैं वहां पर उसके कथन जो उन्होंने कहा उसे हस्ताक्षरित करना, उस पर साइन करने की जरूरत नहीं है। जो साक्षी ने ऐसा बोला वो साक्षी उस पर साइन करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए वो बाध्य भी नहीं कर सकता थानाध्यक्ष कि आप इस पर साइन करिए। वो कहाँ पर कहता है भाई? 162 में इसके बारे में बताया गया है वहां पर, और उन सारे कथन। उसके बाद क्या होता है कि दबाव के बारे में मैंने बताया कि कोई दबाव नहीं डाल सकता है, तो वो 63 के तहत, 163 के तहत वो कहा गया है कि कोई भी प्रकार का उत्पीड़न उसमें उत्पन्न नहीं कर सकता, जो भी इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता, ना तो कोई प्रेरित कर सकता है कि नहीं आप कर ही दो, बता ही दो कि क्या हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में दबाव नहीं डाल सकता, यहाँ पर कहता है। अब क्या होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि शुरुआती दौर में ही कुछ कथनों को मजिस्ट्रेट के सामने लेखबद्ध करने की आवश्यकता होती है। उसे वह 164 के तहत बयान दर्ज करवाया जाता है। खासकर ये इस मामलों में 164 के तहत बयान जो दर्ज करवाया जाता है उसमें महिलाओं के साथ या नाबालिग जो बच्चियां होती हैं उनके साथ अगर कुछ गलत व्यवहार होता है, या कोई महिलाओं का अपहरण हो जाता है और फिर से वो मिलते हैं वहाँ पर, तो उनका जो कथन जो अभिलिखित किया जाएगा कहीं पर, या कथन को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो उसका पावर दिया गया है यहाँ पर 164 के तहत, वो न्यायालय में होगा। और उसके लिए महानगर के जो मजिस्ट्रेट होंगे वो या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होंगे उनके कथनों को रिकॉर्ड करेंगे। याद रखिएगा कि ये कथन जो होते हैं ये पूर्णतः बाद फिर आगे चल करके इंक्वायरी में नहीं हो जाता है। यही कथन को सही नहीं मान लिया जाता है कि पूर्णतः यह सही है। इसके लिए भी साक्ष्य देना, 164 के लिए भी साक्ष्य देना जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। अन्य साक्षियों का 164 के तहत जो बयान दर्ज करवाया जाता है उसे ही सही नहीं माना जाता। इसके अलावा भी साक्षियों का होना और साक्ष्य को देना जो है वो बहुत जरूरी होता है। इस बात को आप समझ लें। अब इसके बाद जो है 164 का ए आता है जिसमें कि कुछ 164 का ए होता है जिसमें कि कोई ऐसी महिला जो कि बलात्कार या कोई अन्य शारीरिक घटना से पीड़ित हो जाता है, तो उस जगह पर जो है जैसे शोषण टाइप का होता है, तो वैसी स्थिति में जो है रेप आप बोल सकते हैं इस तरीके से। तो वैसे मामले में सबसे पहले उनका शारीरिक परीक्षण जो है उसकी सख्ती पुलिस को दी गई है कि इनका जो है मेडिकल चेकअप हो, तो उसके लिए 164 ए के तहत जो है वहाँ पर किया जाएगा। और मौखिक रूप से कुछ समझ लें, उसका डायग्राम मैं नहीं बना पाया तो उसे समझ लेते हैं। पर देखेंगे कि मैंने बताया आपको सेक्शन जो है हमारा 165 कहता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, मतलब कि पुलिस अधिकारी जो है वो मामला जो है वो सही है गलत है क्या है नहीं है उसके बारे में तलाशी लेगा। किसी घर की तलाशी ले सकता है, वो जहाँ पर ये घटना हुआ है वहाँ पर तलाशी, जो भी उसके पास रिपोर्ट दर्ज हुआ है उसके मुताबिक वो वहाँ पर जा कर के तलाशी ले सकता है। पुलिस को ये पावर है, इन्वेस्टिगेशन के जरिए वो वहाँ पर तलाशी ले सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किस मामला जो है वो किसी अन्य थाने में वो व्यक्ति वहाँ पर रिपोर्ट दिया, लेकिन तलाशी से जुड़ा हुआ चीज़ जो है वो किसी अन्य थाने से जुड़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में
अन्य थानों के क्षेत्र में अगर मामला चला गया है तो वहाँ के पदाधिकारी को वो एक रिक्वेस्ट करेगा और वहाँ पर वो जाकर के मामले का मामले को देखेगा वहाँ पर। उसके बाद यदि ऐसा मामला हो जिसमें कि वह घटित मामला जो है वो बाहर का मामला हो, ऐसा हो कि वो जो है वो जो मामला होता है वो कैसा हो कि भारत से बाहर का मामला अगर होता है, तो वैसी स्थिति में जब मामला जो है भारत से बाहर का होता है तो वहाँ के देश के जो अधिकारी हैं उनको जो है वो लिखा जाता है। और कोई ऐसा मामला होता है जिसमें कि भारत से बाहर जो है भारत से बाहर यहाँ पर छुटा है, अगर भारत से बाहर का कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार का बात हो, वहाँ पर भारत से बाहर किसी न्यायालय या प्राधिकारी से अगर अनुरोध करना है तो उसके बारे में जो वर्णन है वो कहाँ पर दिया है, वो 166 के बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 165 कहता है कि आप तलाशी अपने जगह पर जहाँ जिस क्षेत्राधिकार में हुआ घटना वहाँ पर ले सकते हैं। थाने से अगर बाहर की घटना में आपको अगर वहाँ पर से जुड़े हुए कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं दूसरे थाने में, तो आप वहाँ पर लिखेंगे अधिकारी को और आप फिर वहाँ पर जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं और उनकी मदद ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भारत से बाहर यदि कोई मामला ऐसा है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगा अगर, तो उसके लिए वो प्रावधान जो है वो 166 के ए में दिया हुआ है। 166 के बी में दिया हुआ है कि न्यायालय किसी न्यायालय या वहाँ के जो प्राधिकार हैं वो वहाँ पर अगर मामला चल रहा है तो उनसे आप अनुरोध कर सकते हैं किसी मामले का। उसके बाद क्या होता है 167 जो है वो क्या कहता है कि यदि अन्वेषण जो है वो 24 घंटे के अंदर में पूरा नहीं होता है, कोई भी अगर जो इंक्वायरी होती है वो अगर 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं होती है तब क्या होगा, तो तब जो है वह न्यायिक कस्टडी के लिए पुलिस कस्टडी के लिए न्यायालय के सामने में उसे 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को पेश करेगा। वहाँ पर उनसे अनुरोध करके उसे अपने कस्टडी में ले सकते हैं या न्यायिक कस्टडी में वो फिर चला जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है वहाँ पर, तो अपने कस्टडी में मांगते हैं वो, तो वहाँ पर फिर उनको 15 दिन के लिए जो है वो अपने अंदर में कस्टडी मिलता है। लेकिन मामला देखा जाता है कि मामला कैसा है, किस प्रकार का मामला है, जैसे हत्या वगैरह से जुड़े हुए मामले अगर हो रहे होते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के प्रोविज़न का उपयोग किया जाता है। अब क्या है कि जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो कोई भी छोटा अधिकारी अगर कोई आयो है जो दरोगा जो है उससे छोटा दरोगा जिसे आप कह सकते हैं, वो अगर मामले का जांच वगैरह किए उसके बाद वो अपने से जो बड़े अधिकारी हैं उनको वो रिपोर्ट सौंपते हैं, तो उसके बारे में जो है वर्णन जो है वो दिया गया है 168 में उसके बारे में बताया गया है। अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसके बारे में वहाँ पर। अब उसके बाद क्या आता है, तो भाई उसके बाद आता है 169। तो 169 जो है 169 क्या कहता है कि जब साक्ष्य अपर्याप्त होता है तो बॉन्ड पत्र पर जो है ना, बंद पत्र पर जिसको बोल सकते हैं, वो बॉन्ड भरवा करके जिनके ऊपर आरोप लगा है उनको छोड़ दिया जाता है, थाने से ही उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बारे में वर्णन, अगर ऐसा कोई अपराध होता है जिसमें कि अपर्याप्त सबूत है, लग नहीं रहा है कि उन्होंने ऐसा काम किया है या घटना वैसी नहीं है, तो वहाँ पर बॉन्ड भरवा करके उनको छोड़ दिया जा सकता है। तो ये थाने को पावर है वहाँ पर ऐसे मामले में जो कि ज़्यादा संगीन ना हो, वैसे मामले में अक्सर ऐसा होता है। अब आपका आता है 170। तो 170 जो है 170, तो इसमें क्या कहता है कि जब साक्ष्य पर्याप्त होगा तब क्या होगा भाई, तो जब साक्ष्य पर्याप्त होंगे तो वैसे मामले को की जो रिपोर्ट है वो कहाँ भेजा जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट अब उसको जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं, जेल भेजा जाएगा, फिर वहाँ पर मामला आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन जब पर्याप्त सबूत हो और उससे लगता है कि नहीं इनके इसके लिए पर्याप्त सबूत हैं, तभी ऐसा हो सकता है, साक्ष्य पर्याप्त होते हैं तभी ऐसा कंडीशन होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद के कुछ चरणों को देख लेते हैं कि परिवादी और साक्षियों से जुड़ा हुआ कुछ मामला है जिसमें कि कोई पुलिस अधिकारी है
कोई पुलिस अधिकारी के साथ जांच की अपेक्षा करता है और उसमें जो है पाता है कि ये जैसे मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका नाम देता है, वो उसके लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कंडीशंस होंगे उसके बारे में कहाँ पर बताया गया, तो 171 में बताया गया है इसके बारे में। अन्वेषण की कार्रवाई क्या के लिए जो डायरी तैयार होगी, डायरी तैयार होती है और डायरी तैयार होकर के इसको बोल सकते हैं आप चार्जशीट, और उसके बाद फिर वो भेज दिया जाता है कहाँ पर, चार्जशीट उसको बोला जाता है अन्वेषण के इंक्वायरी करने के बाद, और उसको न्यायालय में सबमिट कर दिया जाता है। सबके लिए इसमें फिक्स रहते हैं डेट की इंक्वायरी वगैरह जो होंगे, तो उसके लिए कंडीशंस रहता है कि किस प्रकार का केस है उस हिसाब से। तो 60 दिनों का टाइम इसमें जो है दिया जाता है मैक्सिमम। उसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो वहाँ पर ये टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन ये न्यायालय की अनुमति के अनुसार से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा, वहाँ पर कारण बताना पड़ता है। उसके बाद यदि कोई ऐसा मामला होता है जैसे अन्वेषण समाप्त हो जाने के बाद पुलिस अधिकारी जो है वो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट देता है वहाँ पर, कोई भी पुलिस अधिकारी जैसे ही अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन समाप्त हुआ तो रिपोर्ट इसका तय करें। अब क्या होता है भाई कि यदि कोई ऐसा मामला आता है इसमें कि आत्महत्या होती है, तो वैसे मामले में पुलिस किस प्रकार से जांच करेगा, पंचनामा तैयार किया जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो किस में बताई गई है, 174 में बताई गई है। और किसी व्यक्ति को समन करने की जो शक्ति है वो बताई गई है 175 में इसे बताई गई है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मृत्यु के दौरान में जो है, जैसे कि मान लीजिए कि मृत्यु के कारण का जांच अगर जो है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर किया जाता है, तो वहाँ पर उसके बारे में वर्णन है आपका इसके बारे में 176 में इसका वर्णन है, 176 में इसके बारे में वर्णन है, बताया गया है डिटेल से कि क्या प्रोविजंस हैं, किस प्रकार से इसको किया जाएगा। तो ये हमारा एक शॉर्ट लेक्चर हुआ जिसके माध्यम से मैंने मोटा मोटी आपको समझाने का प्रयास किया कि हमारा जो पूरा का पूरा पुलिस की कोई तलह जब दी जाती है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स एंड टू इन्वेस्टिगेट, किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर होती है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे और कमेंट करेंगे, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस बना सकूं और आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।